India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। कोर्ट्स राउंडअप में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू। कोर्ट की कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लो कोर्ट्स तक के फैसलों को रखेंगे आपके सामने। तो आइए शुरू करते हैं कोर्ट्स राउंडअप। India Legal presents Courts Roundup. सुप्रीम कोर्ट ने एआईबीई के लिए दिव्यांग उम्मीदवारों को राहत दी है। कोर्ट ने एनएलयू कंसोर्टियम द्वारा सीएलएटी के लिए कोई नीति न होने पर आश्चर्य व्यक्त किया। पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट ने 100% दृष्टिहीन लॉ स्टूडेंट्स को कॉमन लॉ एंट्रेंस टेस्ट या सीएलएटी पोस्ट ग्रेजुएशन एग्जाम 2024 से 25 में बैठने के लिए नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज के कंसोर्टियम द्वारा नियुक्त लेखक की सहायता लेने की अनुमति दी थी। बता दें कि जिसके बाद न्यायालय ने आगामी अखिल भारतीय बार परीक्षा ये एआईबीई के लिए उत्तर लिखने की और बेयर एक्ट की सॉफ्ट कॉपी के लिए कंप्यूटर का उपयोग करने की मांग करने वाले अन्य 2 याचिकाकर्ताओं को राहत प्रदान की। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुयान की खंडपीठ बेंचमार्क दिव्यांगता वाले 3 लॉ स्टूडेंट द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें सीएलएटी, पीजी और एआईबीई में बैठने के लिए उचित सुविधा की मांग की गई थी। याचिकाकर्ता संख्या 1 नालसार यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ से 90% कम दृष्टि वाले दिव्यांग लॉ ग्रेजुएट हैं, जिन्होंने परीक्षा के दौरान कंप्यूटर का उपयोग करने के लिए प्रतिवादी नंबर 2 बार काउंसिल ऑफ इंडिया से एआईबीई परीक्षा में बैठने की सुविधा मांगी थी। याचिकाकर्ता नंबर 2 गवर्नमेंट लॉ स्कूल मुंबई में 100% दृष्टिहीन लॉ स्टूडेंट हैं, जिन्होंने अनुरोध किया कि सीएलएटी संचालन निकाय कंप्यूटर के उपयोग की अनुमति दे और दृष्टिहीन स्टूडेंट्स के लिए स्क्राइब पात्रता मानदंड स्पष्ट करें। और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के वकील ने प्रस्तुत किया कि वे 2 उम्मीदवारों की मांगों पर सहमत हो गए हैं, जो कंप्यूटर पर एआईबीई परीक्षा देना चाहते हैं। इस पर याचिकाकर्ता के एडवोकेट राहुल बजाज ने स्पष्ट किया कि स्टूडेंट स्क्रीन रीडर चाहते हैं और ऐसे में कंप्यूटर पर उत्तर भी देना चाहते हैं। उन्होंने विशेष रूप से कहा है कि जॉब एक्सेस विद स्पीच विशेष रूप से सक्षम व्यक्तियों के लिए अधिक सुलभ है और इसकी लागत न्यूनतम है। इस पर जस्टिस कांत ने टिप्पणी की है कि बीसीआई के लिए पैसा कोई मुद्दा नहीं होना चाहिए और इस पर न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं को राहत दी है। पारित आदेश में इसने कहा है कि बेंचमार्क दिव्यांगता वाले वे स्टूडेंट जो कंप्यूटर के माध्यम से उत्तर देना चाहते हैं उन्हें अनुमति है। इस पहलू पर बीसीआई ने निर्देश देने के लिए कुछ समय मांगा है और न्यायालय अब अगले बुधवार को इस पर सुनवाई करेगा कि इस पर आगे कैसे बढ़ना है। अगली खबर का रुख करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज की है कि जिसमें निर्देश देने की मांग की गई है जो लोग राजनीतिक दलों के सदस्य हैं उन्हें बार एसोसिएशन और बार काउंसिल का पदाधिकारी नहीं बनना चाहिए। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुयान की खंडपीठ ने मौखिक रूप से कहा है कि राजनीतिक विचारधारा वाले लोगों का बार निकायों में पद धारण करना गलत नहीं है। जस्टिस कांत ने पूछा है कि अगर बार के किसी पदाधिकारी की कोई राजनीतिक विचारधारा है तो इसमें क्या गलत है। आप कपिल सिब्बल को एससीबीए के अध्यक्ष पद से हटाना चाहते हैं, आप मनन कुमार मिश्रा को बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष पद से हटाना चाहते हैं। याचिकाकर्ता का तर्क था कि अगर राजनीतिक विचारधारा वाले लोग उनके निर्वाचित नेता बन जाते हैं तो बार निकायों की स्वतंत्रता से समझौता हो जाएगा। जस्टिस कांत ने राम जेठमलानी का उदाहरण दिया, जिन्होंने राजनीति में सक्रिय रहते हुए बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया है। खंडपीठ ने याचिकाकर्ता से पूछा है कि क्या आप चाहते हैं कि बार को ऐसे बहुमुखी प्रतिभा वाले व्यक्तियों की सेवाओं से वंचित रखा जाए। याचिकाकर्ता को अभ्यावेदन जारी रखने की स्वतंत्रता देते हुए याचिका खारिज कर दी गई।
वहीं सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि इंपोर्टेड मोटर कार के बाद में खरीदार को वाहन के आयात पर सीमा शुल्क का भुगतान करने के लिए सीमा शुल्क अधिकतम 1962 के तहत दायित्व को आकर्षित करने के लिए आयातक नहीं कहा जा सकता। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की खंडपीठ ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ पॉर्श कार के बाद के खरीदार द्वारा दायर अपील पर सुनवाई की, जिसमें कार के मॉडल की गलत घोषणा, इसके साथ ही साथ चेसिस नंबर के साथ छेड़छाड़ के आरोप में अपीलकर्ता के साथ अन्य व्यक्तियों से 17,92,847 रुपए के कस्टम ड्यूटी की मांग को बरकरार रखा गया था। सरकार ने सीमा शुल्क से बचने के लिए कम मूल्यांकन करने के लिए विभिन्न स्तरों पर खाद्यान्नों का अवमूल्यन करने का निर्णय लिया है। प्रतिवादी सीमा शुल्क विभाग ने इस आधार पर शुल्क की मांग को उचित ठहराया है, क्योंकि अपीलकर्ता कार के कब्जे में था, इसलिए वे सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 125 के तहत जुर्माने के साथ जब्त कार के मोचन पर अंतर सीमा शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी था। अपीलकर्ता ने सीमा शुल्क के भुगतान का विरोध किया है। कोर्ट ने प्रतिवादी के इस तर्क को खारिज कर दिया और अपीलकर्ता जब्त की गई कार के मालिक के रूप में अंतर शुल्क का भुगतान करके सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 125 के तहत इसे भुना सकता है। बता दें कि कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि ये तर्क केवल तभी लागू होगा जब जब्त किए गए वाहन का मालिक अज्ञात हो। तथ्यों की समीक्षा करने पर न्यायालय ने कहा है कि अपीलकर्ता को मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 230 के तहत वाहन का मालिक नहीं माना जा सकता है, क्योंकि वाहन के पंजीकरण, निर्माण और प्रमाण पत्र में इंपोर्टर को पंजीकृत मालिक के रूप में सूचीबद्ध किया गया, अपीलकर्ता को नहीं। इसलिए न्यायालय ने माना है क्योंकि वाहन के मालिक इंपोर्टर हैं और इसीलिए जब्त की गई कार को छुड़ाने के लिए अंतर सीमा शुल्क का भुगतान करने के लिए बाद के खरीदार पर कोई दायित्व नहीं लगाया जा सकता। वहीं कथित अगस्ता वेस्टलैंड स्कैम मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज एक अहम सुनवाई की है। बता दें आपको कि ये कथित घोटाला करीब 3,600 करोड़ रुपए का बताया जाता है। आज की अदालती कार्रवाई में इस घोटाले में कथित तौर पर बिचौलिया कहा जाने वाला क्रिश्चियन माइकल जेम्स की जमानत याचिका पर सुनवाई होनी थी। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से जेम्स की याचिका पर जवाब दाखिल करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस पीबी वराले की पीठ के सामने ये मामला था और अदालत ने सीबीआई को इस संबंध में नोटिस जारी किया और 4 हफ्ते के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा है। माइकल जेम्स की जमानत याचिका हाईकोर्ट से ठुकरा दी गई थी और 25 सितंबर को जब दिल्ली हाईकोर्ट ने जेम्स को जमानत नहीं दी तो जेम्स ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। ये पूरा घोटाला करीब 3,600 करोड़ रुपए का कहा जाता है। इसके तहत 12 वीवीआईपी हेलीकॉप्टर की अगस्ता वेस्टलैंड मामले में जो पूरी कंपनी है, इस नाम की कंपनी से खरीदारी हुई है और आरोप है कि इस खरीदारी के दौरान बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किया गया। माइकल जेम्स ब्रिटिश नागरिक है। साल 2018 के दिसंबर महीने में माइकल का दुबई से प्रत्यर्पण और गिरफ्तारी हुई थी। इस मामले में अंततः जमानत मिलती है या नहीं, इस फैसले पर हर एक की निगाहें होगी। इसी साल मार्च के महीने में सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच माइकल जेम्स की जमानत याचिका खारिज कर चुकी है। माइकल जेम्स की दलील थी कि प्रत्यर्पण वाले फैसले में कही गई बातों के अलावा और दूसरे आरोप उन पर नहीं बनते हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की तब सुनवाई कर रही डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जीबी पार्दीवाला और मनोज मिश्रा की बेंच ने जेम्स की याचिका को खारिज कर दिया था। उन्होंने कहा था कि पहले भी इस मामले को सुना जा चुका है। इससे पहले दिल्ली की एक निचली अदालत ने हिरासत से रिहाई की मांग करने वाली मिशेल को इसी तरह की याचिका को खारिज कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर हाईकोर्ट द्वारा अक्टूबर 2023 में पारित स्वतः संज्ञान निर्देशों को रद्द कर दिया है, जिसमें सीबीआई को पॉक्सो 2012 के तहत दोषी पूर्वोत्तर बाल गृह प्रशासक टिमोथी चांगसांग को 3 महीने के भीतर हाईकोर्ट के समक्ष पेश करने का निर्देश दिया गया था। दोषी 2018 से फरार है और अभी तक उसका पता नहीं चल पाया है। सीबीआई द्वारा 4 अक्टूबर 2023 और 1 जनवरी के आदेश के खिलाफ एक आपराधिक अपील दायर की गई थी, जिसके तहत सीबीआई ने मांग की थी कि उन्हें पक्षकार के रूप में शामिल किया जा सकता है, जिसे
खारिज कर दिया गया था और उन्हें अनुपालन करने के लिए 8 सप्ताह का समय दिया गया था। अखबारों की कथनों के आधार पर मामले का स्वतः संज्ञान लेने के बाद हाईकोर्ट द्वारा पारित किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई 2024 में अपेक्षित निर्देशों पर रोक लगा दी थी। सीबीआई के अनुसार इसे एक पक्ष के रूप में भी पक्षकार नहीं बनाया गया था, लेकिन फिर भी एक निर्देश पारित किया गया था। जस्टिस बी नागरत्ना और जस्टिस एन.के. सिंह की खंडपीठ ने कहा कि हाईकोर्ट द्वारा जारी निर्देश अनावश्यक है, जिसमें कहा गया है कि सीबीआई द्वारा किया गया अनुरोध वास्तविक है, खासकर जब राज्य सरकार ने दोषी का पता लगाने के लिए पहले से ही विशेष टीमों का गठन किया है। लेकिन अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि यदि आवश्यक हो तो राज्य सरकार सहायता के लिए केंद्र सरकार से संपर्क कर सकती है। दोषी की सजा को मणिपुर हाईकोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा था। प्रयागराज में एम्स की स्थापना की मांग में दाखिल जनहित याचिका पर केंद्र सरकार ने हलफनामा दाखिल कर बताया कि वर्ष 2025 से 26 में प्रयागराज में एम्स बनाने की केंद्र सरकार की कोई योजना नहीं है। याचिका अधिवक्ता सत्येंद्र चंद्र त्रिपाठी ने पूरा हलफनामा दाखिल कर कोर्ट को बताया कि केंद्र सरकार ने वाराणसी में एम्स की तर्ज पर बजट देने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग एवं काशी हिंदू विश्व परिषद और काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी के बीच 21 नवंबर 2024 को MOU पर हस्ताक्षर किया है और केंद्र सरकार वाराणसी में नया एम्स बनाने जा रही है। प्रयागराज में भी इसी आधार पर एम्स बनाया जा सकता है। BHU में प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत एम्स की सुविधा और बजट दिया जा रहा है। इस पर जानकारी प्राप्त करने के लिए अपर सॉलिसिटर जनरल वरिष्ठ अधिवक्ता शशि प्रकाश सिंह ने कोर्ट से समय मांगा कि क्या BHU जैसा एम्स प्रयागराज में भी बनाया जा सकता है। कोर्ट ने अगली सुनवाई की तिथि 10 जनवरी नियत की है और प्रयागराज में BHU जैसा एम्स स्थापित करने के बारे में केंद्र सरकार से जानकारी प्राप्त करने का समय दिया है। यह आदेश मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली और साथ ही साथ न्यायमूर्ति विकास बुधवार की खंडपीठ ने सहज सारथी फाउंडेशन और अन्य की तरफ से याचिका दाखिल की और जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है। याचिका का कहना है कि प्रयागराज को सभी दिशाओं से जोड़ने वाले राजमार्ग हैं और हाईकोर्ट, केंद्रीय विद्यालय सहित तमाम केंद्र सरकार के कार्यालय हैं और विश्व प्रसिद्ध संगम पर हर वर्ष करोड़ों की भीड़ आती है और मेडिकल सुविधाएं नदारद हैं। ऐसे में प्रयागराज में एम्स की स्थापना की जानी चाहिए। याचिका की अगली सुनवाई 10 जनवरी को होगी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश पुलिस को एक गर्भवती महिला और उसके नाबालिग बच्चे को 6 घंटे से अधिक समय तक पुलिस स्टेशन में रखने के लिए फटकार लगाई है ताकि उसके कथित अपहरण से संबंधित 2021 के एक मामले में उसका बयान दर्ज किया जा सके। न्यायमूर्ति अताउर रहमान मसूदी और न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी की पीठ ने जांच अधिकारी के आचरण पर आश्चर्य व्यक्त किया है और पुलिस महानिदेशक से मामले की जांच करने को कहा है। अदालत ने राज्य को महिला को 1 लाख का मुआवजा देने का भी आदेश दिया है। साथ ही कहा है कि उसे दी गई यातना और पीड़ा को अनदेखा नहीं किया जा सकता। अदालत ने 29 नवंबर को पारित आदेश में कहा है कि पीड़िता जो लगभग 8 महीने की गर्भवती है उसे 12:15 बजे से लेकर इस अदालत के समक्ष उल्लेख किए जाने तक पुलिस थाने में बैठाकर यातना दी गई। इस तरह से पीड़िता 12:15 बजे से लेकर कम से कम शाम 6:30 बजे तक पुलिस हिरासत में रही। न्यायालय ने महिला के पति द्वारा दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका में हस्तक्षेप किया जिसने उसने अपनी 8 महीने की गर्भवती पत्नी की रिहाई की मांग की थी। न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत जानकारी के अनुसार पुलिस ने पिछले महीने महिला को उसके भाई द्वारा 2021 में आगरा में दर्ज कराई गई प्राथमिकी के सिलसिले में हिरासत में लिया था। 2021 में 14 अगस्त को महिला के बारे में कहा गया कि वह आगरा कॉलेज में परीक्षा देने गई थी और वह घर नहीं लौटी। उस समय वह 21 वर्ष की थी और स्नातक की छात्रा थी। इसके बाद महिला के पति के खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज किया गया। गौर करने वाली बात यह है कि महिला के परिवार द्वारा उसके लापता होने की सूचना देने के एक दिन बाद ही दोनों ने शादी कर ली थी। पीठ ने यह देखकर आश्चर्य व्यक्त किया है कि 3 साल तक
अपहरण मामले में मुखबिर के बयान दर्ज करने के अलावा कोई प्रगति नहीं हुई है। कोर्ट ने जांच अधिकारी के आचरण पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब पुलिस वहां पहुंची तो महिला के घर पर कोई पुरुष सदस्य मौजूद नहीं था। न्यायालय ने कहा है कि ये देखकर दुख हुआ कि जांच अधिकारी ने विवाहित महिला को अनावश्यक रूप से हिरासत में लेने से पहले उसकी उम्र भी नहीं पूछी। न्यायालय ने कहा कि सामान्य तौर पर जांच अधिकारी पीड़िता को तब तक हिरासत में नहीं ले सकेगा जब तक कि उसके व्यक्ति या संपत्ति की सुरक्षा तत्काल आवश्यक न हो और इस मामले की अगली सुनवाई अब 11 दिसंबर को होगी। ज्ञानवापी मस्जिद की प्रबंध समिति ने पूजा स्थल अधिनियम 1991 की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक हस्तक्षेप दायर किया है। बता दें आपको, इसमें कहा गया है कि याचिकाकर्ता द्वारा मांगी गई घोषणा के परिणाम के अधिनियम असंवैधानिक है और इस संदर्भ में आइए इंडिया लीगल के वेब रिपोर्टर से समझते हैं कि पूजा स्थल अधिनियम क्या है, इसे क्यों लाया गया। Do you know why India has the Places of Worship Act? The Places of Worship Act 1991 इंडिया में हर धार्मिक स्थल के धार्मिक चरित्र को उसी रूप में बनाए रखने के लिए बनाया गया था जैसे वो अगस्त 15, 1947 को थी। एक्ट के सेक्शंस 3 और 4 के तहत किसी भी धार्मिक स्थल को बदलना मना है। ऐसे बदलाव के लिए कानूनी कार्यवाही भी नहीं की जा सकती। इसी धार्मिक स्थलों की इतिहासी स्थिति को बनाए रखा जाता है ताकि समाज में शांति बनी रहे। ज्ञानवापी मस्जिद मैनेजमेंट कमेटी ने रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट में इस एक्ट को चैलेंज करने की कोशिश को अपोज किया। कमेटी ने कहा कि एक्ट धार्मिक विवादों को रोकने में मदद करता है क्योंकि ये धार्मिक स्थलों की स्टेटस को बनाए रखता है। कमेटी ने यह भी कहा कि इंडिया के 20 ऑनगोइंग केसेस है ज्ञानवापी मस्जिद और संभल जमा मस्जिद के डिस्प्यूट्स इस एक्ट की वजह से कंट्रोल में हैं। राम जन्मभूमि केस को रेफरेंस देते हुए कमेटी ने यह कहा कि एक्ट सेकुलरिज्म को प्रोटेक्ट करने के लिए एक नॉन डेरोगेबल ऑब्लिगेशन है। उन्होंने वार्निंग दी है कि एक एक्स पार्टी ऑर्डर्स जो सर्विस के लिए दिए जा रहे हैं उन्होंने पहले ही हिंसा, मौत और असमानता को जन्म दिया है। प्ली में यह भी कहा गया है कि अगर एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया तो ये कम्युनल हार्मनी और रूल ऑफ लॉ को तोड़ सकता है और देश में नए डिस्प्यूट्स हो सकते हैं। फॉर मोर सच लीगल अपडेट्स फॉलो इंडिया लीगल। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.